हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्ज़ाम वो पेंडिंग में थे, आपको पता है कि उन सब की डेट आ गई है। जिनकी नहीं आई है आने वाली है, इसलिए आप लोग अब तैयारी को और मजबूती से रेगुलर तरीके से करो, ताकि आप जिसमें भी फॉर्म अप्लाई किए हो तो आपका बहुत ही आसानी से एक ही बार में निकल जाए। ठीक है, और आप अपने जो भी आपका टारगेट है आप उसको पालो। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कि स्थानीय सरकार और प्रशासन। स्थानीय सरकार और प्रशासन का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या है गांव में ही निवास करती है। तो भारत एक कृषि आधारित देश है। ठीक है, और कृषि कहाँ पे होती है? गांव में ही होगी। तो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो उसके लिए वहाँ पे कैसे गांव का प्रत्येक बंदे को सारी सुविधाएं मिल सके, उसके लिए प्रशासन क्या क्या रोल करती है, उसमें से प्रशासन की क्या क्या भूमिकाएं हैं, कैसे कैसे काम किया जाता है, सरकार की योजना को किसी भी गांव के एक छोटे से कोने में बैठे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, इस सब के बारे में हमने देखा। और इसके आगे जो भी और भी बातें हैं तो देखेंगे। ठीक है, डिटेल से समझेंगे कि कैसे क्या बात कही गई है। तो इसमें से स्थानीय सरकार और प्रशासन में हमने देखा था कि क्या होता है, जो पंचायती राज्य सबसे पहला था। ठीक है, तो पंचायती राज्य में हमने देखा कैसे ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में कैसे कैसे कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और तो ग्राम सभा में कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उनकी एज लिमिट कितनी होती है, ये हम आप नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो आई होप कि आप सभी यदि अच्छे से देखोगे तो बनता होगा। तो ये आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि ग्राम सभा में जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करते थे उनकी एज कितनी होनी कंपलसरी थी। ठीक है, तो ये आप लोग बताओगे और आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर दोगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। देखो यार, सॉरी, हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि आप लोग उसकी प्रतिक्रिया दें कि कैसा कर रहे हैं। मतलब कि हमारे द्वारा जो भी बताया जा रहा है आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं। बस हम ऐसे ही मेहनत किए जा रहे हैं तो फिर उसका कोई आउटपुट नहीं निकले तो क्या मतलब। इसलिए आप लोगों यदि अच्छा नहीं लगता है तो भी बोलिए, और अच्छा लगता है तो भी बोलिए। ठीक है, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता, हमारी जितनी भी टीम है, किसी की भी क्लास में, मेरी हो या पूजा मैम की हो या शशांक सर की हो, किसी की भी हो, आपको समझ में नहीं आता है, आप बिना हेजिटेट के आप बिल्कुल बता सकते हो कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, हम लोग आपके हेलो हाय का जवाब चाहे भले ही ना दें, लेकिन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने भी आप लोग क्वेश्चन करते हो, जो भी पूछते हो, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उन सब के जवाब हम लोग देंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक किसी का जवाब दे सके। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो। हाँ, एक बात और है कि कुछ लोग हैं, मतलब यूट्यूब की एक पॉलिसी हो गई है कि जो यूट्यूब में चैनल बनाया रहता है सिर्फ वही कमेंट कर सकता है, अदर मेंबर कमेंट नहीं कर सकता है। तो उनके लिए नहीं है, वो लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। जिनका यूट्यूब चैनल नहीं बनाए हैं तो वो कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही यूट्यूब ये पॉलिसी लाया है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज हुआ है, तो वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। बट जो कर सकते हैं उनके लिए है कि यदि आप कर सकते हो और आप देख रहे हो तो बिल्कुल करो, और बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है हमारे द्वारा बताई गई बातें, या क्या कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो पढ़ के अच्छा लगता है। ठीक है, एक अपने आप में मोटिवेशन आता है कि चलो कम से कम बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम खुल के बोल तो रहे हैं कि यहाँ पे आप गलत हो, या ऐसे यहाँ पे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा मतलब अपने आप में भी अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं, तो यदि हम ऐसे वीडियो बनाते गए, आप देख रहे हो, देख भी नहीं रहे हो, मतलब फिर एक वो होता है ना कि लाइफ अपनी एक न्यूट्रल होती जाती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको बताओ, मैं एम एस धोनी की मूवी देख रही थी एक दिन, उसमें क्या बात कही गई थी, मतलब जो सुशांत जी थे
वो क्या करते थे, जो धोनी का रोल किए हुए थे, कि वो रेलवे की जब नौकरी मिल जाती है तो वो डेली वही सुबह से उठना, पूरा वो जो पर्चा था उसको देना, फिर रूम में आना, क्रिकेट की वो करना, क्या प्रैक्टिस करना, फिर वही सुबह से काम। वो एक टाइम बाद क्या हो जाते हैं, पूरा बोरिंग हो जाते हैं, मतलब डिप्रेस होने लगते हैं, बोलते हैं आई फील डिप्रेस्ड। ठीक है, यानी कि वो उसको लगने लगता है कि मैं अब डिप्रेशन में जा रहा हूँ। क्या वही वही रोज़ का काम, वही वही जो है, मतलब कोई लाइफ का मतलब ही नहीं है। ऐसे ही है कि यदि आपकी प्रतिक्रिया हमको मिलती रहती है तो हमारी एनर्जी और बढ़ती रहती है, और हम कोशिश करते हैं कि 2 गुना और जितना भी ज़्यादा हो सके आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। बट उसमें से भी कोई आपको गलतियां नज़र आती हैं तो आप लोग बिल्कुल बताइएगा, ताकि हम लोग और अच्छे से सुधार कर सके। ठीक है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलनी बहुत ज़रूरी है कि कैसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हमारे द्वारा बताई गई, तो फिर क्या है, फिर आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा, फिर यहाँ अपना भी मेहनत ख़राब हो रही है। तो इसलिए हम लोग और इम्प्रूव करें ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले है गांव का प्रशासन। हमने पंचायती राज देखा, ठीक है, जो भी पंचायती राज नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख लेना। दिन आज हम बात करेंगे गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन का मतलब है कि गांव में जो लोग रहते हैं, गांव के रहने वाले लोगों की समस्याओं में प्रशासन का क्या रोल होता है। ठीक है, यदि गांव में किसी का झगड़ा होता है, रोड बनानी है, सड़क बनानी है, कुछ भी करना है, उसमें से जो प्रशासन है उसका क्या रोल हो सकता है। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी रखनी चाहिए इन सारी बातों का, कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे कुछ बात बताई गई है, जैसे कि आप देखो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। ठीक है, वहाँ पे ये मिनिमम है, 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जो ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आप में से क्या कोई ऐसा सोचा है कि हम सबके पास तक घर घर पानी, घर घर बिजली, गांव की प्रत्येक जो सड़कें हैं जो कच्ची थी अब पक्की बनाई जा रही हैं, डामर वाली सड़कें बनाई जा रही हैं। तो ऐसा कौन करता होगा, किसको पता होगा, मतलब हमारी समस्याओं को कैसे कैसे जो पॉलिसीज आ रही हैं वो सब कौन करता हो। ठीक है, क्योंकि एक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सरकार में हमने देखा था कि कोई एक बंदा सरकार नहीं चलाता है। ठीक है, ऐसे ही है कि जब भी जो इतने 6 लाख गांव हैं, अब 6 लाख गांव को क्या इतना आसान थोड़ी ना है कि कोई एक व्यक्ति कर लेगा। ठीक है, वहाँ की पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, जो अन्य ज़रूरतें भी होती है उनको कैसे पूरा किया जाए। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। ठीक है, ज़मीन का जब यहाँ पे जो बात की गई है ज़मीन के दस्तावेजों की, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप समझो, सपोज ये आपकी ज़मीन हो गई। ठीक है, ये मेरी ज़मीन हो गई, आपकी ज़मीन से बिल्कुल लगी हुई है। अब आप क्या करते हैं कि हम आपकी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा और अपनी ज़मीन में मिला लेते हैं। अब हमारी ज़मीन का जो दस्तावेज है, आप लोगों में से सुना होगा किसी ने, जो खसरा होता है या खसरा होता, खतौनी होता है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको, वो घर में सबके पास होगी। आप लोग यदि नहीं जानते हो तो अपने मम्मी पापा से पूछना, ज़मीन जिसके पास भी होगी उसका दस्तावेज उनके पास रहता है पूरा, कि क्या क्या कहाँ से ज़मीन है। यदि दस्तावेज ना रहे तो क्या हो कि कोई भी किसी की भी ज़मीन ले ले, कहीं भी जाके रह जाए, कहीं भी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा फिर ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए पूरा ज़मीन का बंटवारा होता है, पूरा उसका लिखित रूप में रहता है सब कुछ, कि इसका यहाँ से यहाँ तक है और इसका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपकी सपोज थोड़ा सा ज़मीन और अपनी ज़मीन में मिला लेते हैं, तो क्या होता है, यदि हमारे पास और आपके पास आपकी ज़मीन का दस्तावेज है कि आपके पास इतने एकड़ है या इतने बीघा है और मेरे पास इतने एकड़ या इतने बीघा है, तो आप बिल्कुल उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको न्याय भी मिलेगा कि इसने इतनी ज़मीन हमारी ले ली है। फिर पटवारी आते हैं, नाप होती है, और जो प्रशासन होता है उनके पास आपका भी हमारा भी जितने भी
लोग हैं उन सब का क्या होता है, दस्तावेज होता है। नहीं तो ऐसा हो कि क्योंकि हमारे पास तो हमारा बस है ना, तो हम बोले कि नहीं मेरे पास तो इतना है, वो बोले इतना है। लेकिन जब उनके पास जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जब उनके पास पूरा दस्तावेज होता है, पूरा ब्यौरा होता है हर एक व्यक्ति के ज़मीन का, तो वो फिर बताते हैं कि नहीं आप यहाँ से गलत किए हो, इनकी ज़मीन यहाँ से आती है और आप इनकी ज़मीन इतनी हड़प ली हो, ठीक है। तो वो जब करते हैं तो वो उनकी ज़मीन इतनी आपकी ज़मीन को लौटा देंगे और हमारी ज़मीन इतना हमको दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाता है। गांव में झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका भी निपटान कैसे किया जाए कि कोई मारपीट कर रहे हैं किसी भी वजह से। आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मानो या बहुत ही दुख की बात मानो कि जो बारिश का मौसम होता है तो गांव में अक्सर किसानों की बहुत लड़ाई होती है और इस टाइम पे पुलिस वालों की और जो वकीलों की अच्छी खासी पकी रहती है, क्योंकि उनको इधर से और उधर से पैसा मिलता रहता है बराबर। तो इसमें क्या बात कही गई है कि मतलब दस्तावेजों का जो रख रखाव करना, ये सारे काम ही के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसको हम इस अध्याय में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारी कोई एनसीईआरटी की समरी नहीं है, टोटल एनसीईआरटी की क्लास है A to Z, ठीक है। जितना भी एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है कोई भी वर्ड मिस नहीं होगा। पूरी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, किताब है और इसकी समरी नहीं है कि हम लोग उसका सारांश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से अब हम बात करते हैं गांव में झगड़ा। गांव में झगड़ा सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये देखोगे कि गांव में झगड़ा कैसे हो रहा है, दोनों की ज़मीन के पीछे ही झगड़ा हो रहा। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि मोहन एक किसान था, उसके परिवार के पास थोड़ी सी क्या होती है, खेतिहर ज़मीन होती है। खेतिहर ज़मीन का मतलब है कि खेती करने लायक जो ज़मीन होती है, ठीक है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है, ठीक है। उसके खेत से, जैसे हमने अभी समझा कि कैसे हमारा आपका खेत बिल्कुल पास पास है, तो उसके खेत से सटा हुआ ही क्या है, रघु का खेत है। एक रघु नाम का व्यक्ति है जिसका खेत सटा हुआ है उसके खेत से। दोनों के मतलब कि दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होती है। ये यहाँ पे खेत हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो मेड़ बनाई गई है, यहाँ से ये रघु का खेत हो गया, ये मोहन का खेत हो गया, ठीक है। दोनों के खेत एक मेड़ के द्वारा अलग की जाती है, या मानो तो एक सीधी रेखा के द्वारा अलग की जाती है, जिसे गांव की भाषा में मेड़ बोलते हैं। दिन उसके बाद है कि एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ का थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली थी, ठीक है। जब मोहन अपने खेत जाता है अगले दिन, तो वो देखता है कि रघु उसकी मेड़ का थोड़ा सा हिस्सा क्या करता है, अपने खेत में मिला लेता है। तो उसमें से क्या होता है कि जब रघु वहाँ जाके देखता है कि उसने उसके खेत का हिस्सा थोड़ा सा अपने खेत में मिला लिया है, यानी मोहन, तो क्या करता है और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। किसने, रघु ने। मोहन को बहुत गुस्सा आया। भले ही उसकी थोड़ी सी ज़मीन ही, अब उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, ऊपर से आप ले लो तो कितना गुस्सा आएगा, ठीक है। मोहन को भी बहुत गुस्सा आता है, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। वो डरा हुआ था मोहन, क्योंकि वो गरीब था, ठीक है। यहाँ हम आगे समझेंगे। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा वो ज़मीन वाले थे, और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे, ठीक है। जो गांव के सरपंच थे, कौन थे, उसके ताऊ थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। अब इतना तो कोई नहीं कर सकता ना, कितना भी डरे हुए हो आप, लेकिन अब कब तक डरोगे। कोई भी आपकी ज़मीन हड़प रहा है तो ऐसे ऐसे तो वो सारी ज़मीन ले जाएगा, और यदि आप डरते रह जाओगे कि अच्छा है कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर जा पहुंचा। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। अब कहा सुनी तो देखिए, शांति से काम तो होता नहीं है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वही वाली बात हुई। रघु कर रहे थे कि उसकी एक तो ज़मीन हड़प लिए, ऊपर से मतलब उसी को हड़काने लगे, ठीक है। किसको, मोहन को ही। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया है। जो रघु था वो क्या किया कि वो बोला कि मैंने मेड़ को आगे नहीं बढ़ाया है। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है और झगड़ा शुरू हो जाता है।
रघु ने अपने एक मजदूर को बुलाता है और दोनों मिलकर मोहन को मोहन पर चिल्ला रहे थे, ठीक है। उसका मजदूर आता है और रघु दोनों ही मोहन पर खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर क्या किया कि उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। अब मोहन को मारना उन्होंने किस बल पे शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और दूसरी बात कि वो उनके जो यदि आदमी गांव का पहले कहा जाता सरपंच के पास जाता था कि पहले वहाँ से यदि पंचायत में कुछ समझौता होता तो ठीक है, नहीं फिर पुलिस के पास जाते थे। तो क्या किया कि रघु के चाचा ही सरपंच थे, उसने क्या किया मोहन को मारना शुरू कर देता। हल्ला हुआ और कि हल्ला वगैरह हुआ सुनकर जो पड़ोसी थे वो बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, ठीक है। जब मोहन की पिटाई को होते हुए देखा तो बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। जो मोहन वहाँ के उसके रघु था और मजदूर थे तो क्या किए, मोहन के सिर पर और उसके हाथ पे ज़्यादा चोट आ गई थी, ज़्यादा वार किए थे। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की, उसका जो चोट थी उसमें मरहम पट्टी की। मोहन के जो एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था, ठीक है, मोहन का एक दोस्त था जो डाकघर में काम करता था। उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। रपट का मतलब है रिपोर्ट बोले या एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। तो उसने सुझाव दिया कि तुम्हारी वो ज़मीन हड़प लिया है और बात भी नहीं मान रहा है, इसलिए तुम पुलिस थाने जाओ और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराओ कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे, मोहन को मना कर रहे थे कि तुम मत जाओ वहाँ पे, हो गया तुम्हारी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा ही तो लिया है, क्यों जाओगे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल सही था। यहाँ पे पैसे वालों का ही बोलबाला है, जो पैसा देता है उसी का होता है। इसलिए वो जो मना कर रहे थे उनको क्या लग रहा था कि रघु पैसा वाला है, ये जाएगा, पैसा खर्च होगा और कुछ इसका होने वाला भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। बहुत से लोग बहुत सारी मतें देते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अंदाज़ा लगाने में तो किसी का कुछ जाता नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग अंदाज़ा यहाँ तक लगा लेते हैं कि यदि कोई घर नहीं आ रहा तो उसको मरा घोषित कर देते हैं। कैसे कि क्या हुआ होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई होगी, हम लोग ऐसा अंदाज़ा लगा लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि परिवार वाले कि उनके जो रघु के परिवार वाले हैं वो पहले ही पुलिस थाने पहुंच गए होंगे। तुम पुलिस थाने जाओगे तो तुमको कोई उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई फालतू में तुम्हारा ही नुकसान होगा। बस उसको ऐसा कह के बहका रहे थे कि वो पुलिस थाने ना जा, ठीक है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर क्या करेगा, पुलिस थाने जाएगा। काफ़ी बहस हुई कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर उसमें आखिरी नतीजा निकलता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए, चल के देखते हैं। जो पड़ोसी थे जो देखे ये पूरा कांड होते हुए, उनको क्योंकि गवाह लगती है, ठीक है। गवाह का मतलब है कि जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हो, जो उस घटना का साक्ष्य हो कि हाँ देखा हो होते हुए कि उसको मोहन को कैसे मारा जा रहा था, तो उनको लेके पुलिस थाने जाते हैं। ये बात करते कि चलो इनको लेके हम पुलिस थाने चलते हैं, शायद इसका कुछ सल्यूशन निकल जाए। देन उसके बाद पुलिस थाने का क्षेत्र, यहाँ पे ये कहानी का मतलब यही था कि कैसे लोग ज़मीन के पीछे लड़ाई करते, कैसे जब लोग एक दूसरे की ज़मीन हड़प लेते हैं तो लोग कहाँ पे जाते हैं। मेन मुद्दा ये था कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग कहाँ पे जाते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर उनको सुलझाने के लिए, ठीक है। पुलिस थाने का क्षेत्र, अब इसमें हम बात करें तो पुलिस जो थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। उसका एक पड़ोसी बोलता है कि क्यों ना हम लोग क्या करें कि यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ रमेश रघु का ही बोलबाला है, उसके दादा भी सरपंच है, ताऊ भी सरपंच है, वो भी पैसा वाला है, तो यहाँ तो पुलिस वाले भी हमारी नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके हम लोग शहर चलते हैं, जो बड़े थाने में चलते हैं। तो मोहन ने उनको समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी थाने के कार्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात जानने को मिल रही है
कि हम किस में, यदि हम जिस गांव में रह रहे हैं, हमारा गांव किस थाने में आ रहा है, उस थाने में ही आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो, अदर थाने में आप रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझो कि जैसे आप किसी गांव में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ के जितने भी मतलब 4, 5, 10 गांव जो हैं वो एक थाना के अंतर्गत आते हैं, और उसी थाने में आप जा सकते हो। अदर थाने में जाओगे तो वहाँ पे आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाएगी। एक मूवी थी, उसमें एक औरत थी, मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। जब हीरो को मार दिया जाता है, मतलब वो उसको मारा जाता है, तो वो रिपोर्ट लिखवाने जाती है, तो जब उधर जाती रिपोर्ट लिखवाने तो पुलिस वाले बोलते हैं मैडम ये मेरे क्षेत्र का नहीं है। और जब वो दूसरे उधर जाओ आप दूसरे पुलिस स्टेशन, जब दूसरे पुलिस स्टेशन जाती है तो उस दूसरे वो पुलिस वाले बोलते हैं कि मैडम ये तो मेरे क्षेत्र का है ही नहीं केस। अब वो औरत इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे ही करती रहती है, कोई उसका केस दर्ज नहीं करता। आप में से शायद कोई उस मूवी को देखा होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बस उसकी इतनी कहानी याद है। मुझे इतनी बस कहानी याद है कि जब वो रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो उसमें उस औरत को ऐसा कहा जाता है कि मैडम आप उस थाने में जाओ, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। और जब उस थाने में जाती है तो वो बोलते हैं कि मैडम हमारे क्षेत्र में ये नहीं आता है, आप उस वाले थाने में जाओ जो उसको पहले भेजा था। ठीक है, तो इसमें यही समझाया गया है कि आप जिस गांव में रहते हो, मतलब आपका गांव जिस थाने के अंतर्गत आता है, सिर्फ आप उसी थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हो। चाहे जितना पैसा खर्च करो, आप आगे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे वही बात समझाई गई। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पुलिस थाने के बारे में क्या होता है। कि आप इसको नोट कर सकते हो, आप अपनी जो नोट पेन लिए हो उस भी आप नोट कर लो। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। ठीक है, हर एक पुलिस वाले का, पहला पॉइंट लिखो आप, कि हर एक पुलिस वाले का कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ठीक है, जो उसके गांव, मतलब गांव में होगा, जो गांव उसका उस थाने में आता होगा, उस थाने क्षेत्र में, सिर्फ उसी में हम आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। अदर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं। ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी रिपोर्ट दर्ज करें और कार्यवाही करे, कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, दिन उसके बाद क्या बात की गई है, जो पुलिस थाने में क्या होता है कि पुलिस थाने में जो भी हुआ, ठीक है, ये आप लोग नोट करते जाओ कि पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। इसको नोट नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग इसको एक नाटक के रूप में समझा सकते हो कि कैसे पुलिस थाने में फिर क्या क्या होता है। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करें तो पुलिस थाने में होने वाला काम, क्या क्या पुलिस थाने में काम किया जाता है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचते तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने क्या किया कि पूरा मामला बताया पुलिस वाले को। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है, मतलब वह एक मौखिक रूप में उसको शिकायत नहीं सुनाना चाहता है, वह लिखित रूप में अपनी शिकायत देना चाहता है। तो थानेदार ने क्या किया कि थानेदार ने बड़ी ही बेरहमी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। ठीक है, जबकि वो जनता के लिए ही वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन उसने क्या कहा कि हमारे पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, उस पर कोई असर नहीं हुआ कि चलो हो गया, थोड़ी सी ही तो ज़मीन ले ली है, लेकिन ऐसा थानेदार को लग रहा था। जिसकी ज़मीन लिया उसके पास तो बस उतनी थोड़ी सी ही तो ज़मीन थी ना, तो अब उसको तो वो बहुत सारी लग रही थी, इसलिए वो ऐसा कदम उठाया था कि रिपोर्ट लिखवाने जाना पड़ा था। देन उसके बाद क्या हुआ, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं होता। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। ठीक है, वो सोच में पड़ा था कि उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जा रही है, कैसे करें कि हमारी शिकायत दर्ज की जाए। बाद में क्या होता है कि मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर लाता है
और पड़ोसियों ने जब थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। ठीक है, उन्होंने बताया कि यदि हम उसको ना बचाने जाते तो वो और भी गंभीर उनको मतलब चोट पहुंचा सकते थे, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती थी। ठीक है, जब उन्होंने यह पूरा मामला बताया तो क्या किया कि उन्होंने दर्ज करने पर जोर दिया और अंततः थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। जो थानेदार था उसने क्या कहा, जब पड़ोसी वहाँ के बताए कि ऐसा ऐसा हमने भी देखा है, तब वो मजबूर हो गया लिखने के लिए। उसने कहा कि आप अपनी शिकायत लिखित रूप में दे सकते हो। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन हम क्या करेंगे कि एक हवलदार को घटना की जांच पड़ताल के लिए वहां पहुंचेंगे, ठीक है, या वहां पे भेजेंगे जो कि वहां की जांच पड़ताल करेगा कि कैसे क्या हुआ था। देन उसके बाद अब बात करें यदि, तो ये तो हुआ थाना का। अब हम आते हैं राजस्व विभाग का काम। हमने समझा कि यदि झगड़ा हो जाता है तो कैसे एक प्रशासन का कार्य करती है या कैसे वहाँ पे हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, आप में से आप जो भी नोट्स किए हो वो नोट कर लेना कि आप जिस गांव मतलब आपका गांव जिस थाने में आता होगा, आप सिर्फ उसी थाने में जा सकते हो, अदर थाने में नहीं जा सकते हो और ना ही वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। ठीक है, देन अब हम बात करें तो राजस्व विभाग के काम। अब राजस्व विभाग के काम में क्या क्या कैसे कैसे प्रशासन का रोल होता है इसको समझेंगे। तो हमने मोहन और रघु में जो खेतों की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था? आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा भी कोई तरीका था कि लोग अपना शांतिपूर्ण मामला सुलझा लेते? तो ऐसा तो होने वाला नहीं था, क्योंकि जो ऐसी गलती किया जब वही नहीं मान रहा था तो अब मोहन को मजबूरन थाना जाना पड़ा था। क्योंकि यदि आप गलती कर रहे हो और आप नहीं मानने को तैयार हो तो हम मजबूर हो जाएंगे कि आपके खिलाफ कोई कुछ अलग कदम उठाए ताकि आप मानो कि हाँ आपने गलती की है। ठीक है, देन उसके बाद अब क्या किया कि यहाँ पे क्या बात की गई है कि शांतिपूर्ण सुलझा लेते। क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? बिल्कुल होते हैं। चलिए पता करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो होते हैं या कैसे पता किया जा सकता है। तो आप ये क्या हुआ कि ज़मीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का मुख्य काम होता है। अभी हमने जस्ट इसके पहले स्टार्टिंग में ही समझा कि कैसे ज़मीन का एक पूरा दस्तावेज जो होता है मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी के पास होता है वो कैसे होता है। तो इसमें क्या है कि जो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है कि प्रत्येक जिस गांव का वो पटवारी होगा, जिस थाने का, उसको ये सारे रखना पड़ेगा कि इस गांव में इस व्यक्ति के पास मतलब गांव के प्रत्येक व्यक्ति का उसका ब्यौरा रखना पड़ेगा पटवारी को कि किसके पास कितनी ज़मीन है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। किसको? ये आप नोट करो कि ज़मीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी यहाँ पे अलग अलग राज्यों में क्या करते हैं, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे क्या बोला जाता है पटवारी, तो कहीं पे लेखपाल, कहीं पे कर्मचारी बोला जाता है, तो कहीं पे ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। ठीक है, ये सारे पटवारी के लिए ही वर्ड यूज किए जाते हैं। कहीं पे पटवारी बोला जाता है और कहीं पे लेखपाल, जैसे अभी यूपी में शायद लेखपाल बोला जाता है। ठीक है, कहीं पे कर्मचारी बोला जाता है पटवारी को ही, और कहीं पे ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पे इनको क्या बोला जाता है? कानूनगो साहब आए। ठीक है, गांव की भाषा में बोलें तो ऐसे बोलते हैं कानूनगो साहब आए हैं, पटवारी साहब आए हैं, तो उनको पटवारी या कानूनगो कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट करते जाओ। देन उसके बाद है हम यहाँ ज़मीन का जो लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अपनी समझने के लिए जो लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार हम लोग समझेंगे। यहाँ पे नक्शा दिया हुआ है कि कैसे खसरे यानी कि रजिस्टर के
मतलब रजिस्टर के विवरण को देखेंगे कि यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। कैसे उस ज़मीन में जो नक्शा होता है उसमें कैसे सारा जो गांव का ब्यौरा दिया होता है ज़मीन का, कैसे क्या क्या उसमें दिया रहता है, इन सारी बातों को समझेंगे। देन उसके बाद हम बात करें तो क्या होता है कि आमतौर पर पटवारियों के पास खेत मापने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो पटवारी होते हैं, पटवारी, कानूनगो, लेखपाल, आप कुछ भी बोल सकते हो आपके इलाके में जो बोला जा रहा हो, तो नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर क्या होता है कि एक लंबी जंजीर होती है लोहे की। ठीक है, मतलब एक जिराफ बोलते हैं, जंजीर होती है जो, तो उसको कुछ और बोलते हैं। उसको क्या करते हैं कि एक जंजीर होती है, उसकी कुछ लंबाई फिक्स कर दी जाती है कि इतनी ज़मीन, इतने एकड़ उस ज़मीन से नपाई, ज़मीन की नपाई होती है, मतलब जंजीर से, और उसमें से पता चलता है कि किस व्यक्ति की ज़मीन कहाँ से है और कितनी है। और जो उसके बाद क्या होता है, जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिसे क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। तो इसको भी आप नोट करो कि क्या होता है कि कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। जो लंबी लोहे की जंजीर होती है उसे जरीब कहते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो पटवारी क्या करता है कि किसानों की भूमि को, जो यहाँ पे बात की गई है कि इस कहानी में पटवारी मोहन और रघु की खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। जो हमने कहानी पढ़ी उसमें से जो मोहन था, और मतलब पटवारी वहाँ का था, वो मोहन और रघु के खेतों की नापाई करके या वो लोग नाप करवाते तो पता चल जाता कि गांव के नक्शे में मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ किसका, मतलब खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। ठीक है, यदि उसने ऐसा करता, मतलब पटवारी के द्वारा नाप कराई जाती, तो उससे ये स्पष्ट पता चल जाता कि यहाँ से कितना हिस्सा इसका हड़प लिया गया है या कितना हिस्सा छोड़ दिया गया है। ठीक है, देन अब हम बात करें तो यहाँ पे बात की गई है कि पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। ये पॉइंट भी आप नोट करो। जो पटवारी होता है वो क्या करता है, किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। मतलब जो सरकार होती है, सरकार का मतलब जो उससे हेड होते हैं, ठीक है, जैसे जिला पंचायत वगैरह हो गया, इनको क्या करता है कि ये पूरा ब्यौरा देता है ले जाके कि क्या क्या गांव में चल रहा है। ठीक है, मतलब फसलों के बारे में जो भी जानकारी है देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर ही करता है। ठीक है, वो जो काम करता है वो अपने पूरा दस्तावेजों के आधार पर ही करता है। अब यहाँ पे हमने जो पटवारी के खसरे की नाप की बात की कि कैसे ज़मीन की नाप करेगा, कैसे क्या है, तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो दिया गया है इसमें ऐसा खसरे का जो डिजाइन होता है, आप लोग घर में देखना तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो, खसरा नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे ज़मीन का नंबर भी होता है 1380, 1280, 5, 6, 1, 2, ऐसे भी उसका नंबर होता है सीक्वेंस से, सब तो पता चलता है कि किस नंबर पे किसकी ज़मीन कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात किया गया है, नंबर है। नंबर के बाद है कि जो क्षेत्र होता है हेक्टेयर में होता है कि 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, कितने बीघा है। उसके बाद है कि ज़मीन मालिक का नाम, पिता का नाम होता है और पता होता है। ठीक है, कि ज़मीन मालिक का नाम, और खसरे में नाम कैसे लिखा जाता है, नाम ऐसे लिखा जाता है, मोहन बल्द राजा राम, और गांव अमरापुर, ज़मीन का मालिक। ठीक है, यानी कि मोहन बल्द राजा, यानी कि मोहन उस व्यक्ति का नाम हो गया जो प्रेजेंट टाइम का पर्सन है, और उसके पिता का नाम हो गया राजा राम, और जो गांव है अमरापुर हो गया, और ज़मीन का मालिक हो गया। ठीक है, देन उसके बाद है यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और हिस्सा, और बटाई का जो हिस्सा होता है, पूरा खसरा जो होता है उसमें सारी बातें, एक एक बातें स्पष्ट लिखी रहती हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, वसीयत होती है, एक कोई वसीयतनामा होता है और खसरा होता है। खसरे में ज़मीन का एक एक आपको ब्यौरा दिया रहता है। यहाँ पे आप सिंगल हो ज़मीन के अधिकारी तो आपका नाम, पिता का नाम दिया रहेगा कि मोहन बल्द राजराम, वो राजा राम या सोहन बल्द, जो भी आपके पिता का नाम होगा, ऐसे दिया रहता है। देन उसके बाद है कि यदि बटाई पर ज़मीन है, यदि 2 लोगों के साझे में ज़मीन है,
मतलब उसके उस ज़मीन के 2 हिस्सेदार हैं, ठीक है? तो दोनों का नाम दिया होगा। और फिर है कि इस साल जोती गई ज़मीन कितनी रखी गई है, उसमें फसल का क्षेत्र कितना है, जो फसल है वो कितना है, और क्षेत्र जो बचा हुआ वो कितना है, और अन्य फसल जो बोई गई है उसका क्षेत्र कितना है। सॉरी, उसके बाद क्या है कि परती ज़मीन आती है। यहाँ पे जो जितनी ज़मीन जोई गई है वो जोती गई है या बोई गई है, और फिर परती ज़मीन कितनी छोड़ दी गई है, और अन्य सुविधाएं जो है वो सारा आपको नक्शा जो होता है वो खसरा होता है, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि क्या कैसे दिया हुआ है। आपके ज़मीन में कुआं कहाँ पे है, आपकी ज़मीन में चारागाह कितना छोड़ा गया है, आपके ज़मीन में कौन सी फसल बोई गई है, बोई भी गई है कि नहीं बोई गई है, ये सारी बातें आपको खसरा के माध्यम से, जो खसरा खतौनी होता है, आप लोग अपने घर में देखना एक बार ज़रूर। आज ही देखना कि कैसे क्या क्या आपके घर में, प्रत्येक के हर एक के घर में होगा खसरा, ठीक है? तो आप लोग देखना कि कैसे उसमें सारी बातें एकदम से, जब आप उसको हार्ड कॉपी में देखोगे तो एकदम से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा कि कैसे क्या कुछ दिया गया है, ठीक है? देन उसके बाद अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किसानों को अक्सर क्या होता है कि अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, कि जो भी किसान है यदि उनके पास उनका खेत का नक्शा तरमीम नहीं है तो वो उसकी ज़मीन कोई भी हड़प सकता है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है, ठीक है? आप लोग भी याद रखना, आप लोगों के पास भी ज़मीन होगी, आप लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, यदि आप एक अधिकारी बनते हो सकता है आप में से कई लोग लेखपाल भी बने, पटवारी भी बने, तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ये भी याद रखना अभी से कि क्या क्या कैसे प्रोसेस होती है। तो उनको खसरा रखना ज़रूरी होता है, उसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, ठीक है? इसकी नकल यानी 2 कॉपी पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार क्या होता है कि उनकी ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये रिकॉर्ड मिलते हैं। लोगों को इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके, ठीक है? अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, इसमें से अब आपको आपके मोबाइल में ही, लैपटॉप में ही आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी आप साइबर कैफ़े में जाते हो, वहाँ आपको बहुत ही आसानी से ये सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं। अब आपको इसके लिए पटवारी के पास या किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? आप खसरा नंबर दो, आप जो उसका वसीयतनामा का जो भी होता है उसको दो, और आपका सब कुछ निकल आता है कि आपकी ज़मीन कहाँ से है, कितनी है, ठीक है? देन उसके बाद बात करें तो, और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं, ठीक है? मतलब इनको नियमित रूप से जो नई सूचनाएं आती है उसके अनुसार से ये दुरुस्त होते रहते हैं। आपको क्या लगता है, यानी कि हमको या आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी, कब पड़ती है? अभी हमने देखा जैसे मोहन की और रघु की लड़ाई हो गई, यदि उनके पास दस्तावेज है तो आसानी से निपटाया जा सकता था कि यहाँ पे हमारी ज़मीन है, यहाँ पे हमारी ज़मीन है, इतने एकड़ मेरी ज़मीन है, ये इतने हेक्टेयर और इतने तुम्हारी हेक्टेयर है। तो ये जो झगड़ा था वो आसानी पूर्वक निपटाया जा सकता था, ठीक है? इसलिए ज़रूरत पड़ती है। नीचे दी गई स्थितियों को हम पढ़ेंगे और उनके मामलों को पहचानेंगे, जिनमें से ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। ये भी बताएंगे कि मतलब पता करेंगे कि ये कैसे और किस लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है कि एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। इनमें से क्यों ज़रूरी होते हैं ये दस्तावेज, तो इसलिए ज़रूरी होते हैं, ये समझाया गया है। जैसे कि एक किसान है, दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। अब दूसरे किसान से जब हम ज़मीन खरीदेंगे तो उसको हम लिखित रूप में लेंगे, उसका पूरा ब्यौरा लेंगे कि इसकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है और कितनी है, ठीक है? उसका हमको पैसा भी पे करना पड़ता है, इसलिए सारा उसका पूरा लिखित ब्यौरा हम लेंगे। इसलिए ये रिकॉर्ड होना, जो बेच रहा है उसके पास होना चाहिए, और जो ले रहा है उसको भी वो बनवाएगा अपना पूरा सब कुछ रिकॉर्ड, और उसके पास भी ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है? देन उसके बाद है कि एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। यदि एक किसान है जो अपनी फसल को, पहले हमने देखा कि ज़मीन बेचना चाहता है, दूसरा है कि कोई भी किसान अपनी फसल को दूसरे किसान को बेचना चाहता है, उसके लिए भी ये ब्यौरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एक है कि एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। ठीक है, यदि आपको लोन चाहिए, आप अपने ज़मीन का रिकॉर्ड दिखा सकते हो कि इतनी ज़मीन है, इस आधार पे आपको लोन दे दिया जाएगा कि कितनी क्या क्या ज़मीन है। ठीक है, देन उसके बाद एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। आप खेतों के लिए खाद खरीदना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पूरा ये खसरा और जो इसका ज़मीन का नक्शा वगैरह होता आप दिखाओगे, तो आपको वहाँ से खाद कुछ सस्ते दाम में मिल जाती है या मतलब आसानी से मिल जाती है। ठीक है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे या बेटियों को बांटना चाहता है। जब यदि कोई किसान है अपनी ज़मीन को बेटे या बेटियों को बांटना चाहता है, उसके लिए भी ये दस्तावेज होना ज़रूरी होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि ये दस्तावेज होना आखिर ज़रूरी क्यों होता है। तो यहाँ पे आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप वीडियो अच्छे से देख लोगे तो सारी बातें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देन बात करें तो जो अगला पढ़ रहे थे हम उसी पे आते हैं। इसलिए क्या होता है कि ज़रूरी होता है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं। ठीक है, मतलब जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, कभी गेहूँ बोएंगे उसी खेत में, कभी उसी खेत में अरहर या कुछ और बो देंगे, तो मतलब वो क्या करते हैं, फसल बदलते रहते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कुआं कहीं कुआं खोद लेता है। और इन सब का हिसाब रखना जो है सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। ठीक है, आपके घर में जो कुआं है, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, जो चारागाह की ज़मीन है, जो परती ज़मीन पड़ी हुई है, उन सब का ब्यौरा सरकार के पास है। यदि आप जाते हो, पता करते हो, कहीं भी आप जाओगे, आप कहीं किसी भी साइबर कैफ़े में जाके आप पता करो या अपने मोबाइल में ही जो खसरा नंबर होता है डालो उसको, आपको सारी बातें पता चल जाएगी कि आपके ज़मीन में कुआं कहाँ पे है, कहाँ पे आपका ट्यूबवेल है, क्या कहाँ पे है, सब कुछ आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, तो इनका हिसाब रखना किसका है, सरकार के राजस्व विभाग का ही काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं और जो वरिष्ठ लोग होते हैं, इसके मतलब जो सीनियर लोग होते हैं, वो इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ठीक है, जितने भी राज्य हैं सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। इसमें से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जिला किस राज्य में है। ठीक है, जो भारत के जितने भी राज्य हैं, एक तो ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तथा उनमें से सर्वाधिक जिला किस राज्य के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझे अब भारत में सभी राज्यों के जिले जो राज्य हैं जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, हम किसी जिले में रह रहे हैं, देन उसके बाद जिले के बाद हमारा विकास खंड आता है, तहसील आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिले को भी कई उपखंडों में बांटा जाता है, जैसे कि तहसील हो गया, तालुका इत्यादि। ठीक है, सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, एक जिला का अधिकारी होता है, यानी डीएम सबसे ऊपर होता है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको तो बिल्कुल जानकारी 110% रखनी चाहिए कि क्या कैसे होता है। और सब उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व मतलब कि जो राजस्व है वो क्या किया जाए कि जो राजस्व रिकॉर्ड सही तरीके से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी क्या करते हैं कि यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए और वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि का भी जो देते हैं। हम लोगों को भी जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, उनके लिए भी ये ज़मीन का नक्शा तरमीम होना या कितनी ज़मीन है ये सब होना ज़रूरी होता है। तो ये सब काम कौन करता है, तहसीलदार ही करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू में भी या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है आप उनको नोट करते जाइए कि क्या होता है कि एक राज्य में कई सारे ज़िले होते हैं,
उन जिलों में से भी कई सारे उपखंड होते हैं। उपखंडों में जैसे कि आप तहसील ले लो, विकास खंड ले लो, तालुका ले लो, फिर तहसील के बाद गांव आता है, फिर गांव के बाद जो भी उपगांव होते हैं, ठीक है, मतलब जिला हो गया, तहसील हो गया, विकास खंड हो गया आपका, फिर आपका गांव आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, गांव हो जाते हैं। इसके बाद इसमें से बात करें तो इनके अधिकारियों की, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है, ये आप बिल्कुल याद रखना, नोट कर लो। सबसे पहले किसका मतलब जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे ऊपर का जो जिला अधिकारी होता है, ठीक है। और इसके नीचे कौन होता है, काम करता है तहसीलदार। तहसीलदार का क्या काम होता है कि पटवारी जितना भी काम कर रहा है निरीक्षण करे उसका, और यह सुनिश्चित करे कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे, यानी विभिन्न तरह के जो कर हैं वो सारे इकट्ठा होते रहें। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, ठीक है। ये वो क्या करते हैं कि वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी, जब आपको जाति प्रमाण पत्र की, ऐसा कोई नहीं होगा, ब्राह्मणों की हालांकि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, बट जो SC ST OBC के हैं उन सभी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। और आप सभी के पास जो भी होंगे तो सभी के पास जाति प्रमाण पत्र होगा, और आप ज़रूर तहसीली गए होंगे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा, क्योंकि जितना भी हम पढ़ते हैं, जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ हमारी लाइफ से ही रिलेटेड है, वो कहीं अलग से नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा है, बस पढ़ने का मतलब यही है कि आप हमेशा अवेयर रहो और हमेशा चीज़ों को समझते रहो कि क्या कहाँ पे कैसे होता है, ठीक है, और कौन क्या कर सकता है, किसके पास समझाएं तो काम हो सकता है। अब आपको जो भी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, अब आप सरपंच के पास जाओ तो ऐसा तो नहीं कि सरपंच बना के दे देगा, ठीक है, आपको तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा और वही आपको जाति प्रमाण पत्र बना के देते हैं। देन उसके बाद अब आता है एक नया कानून या हिंदू अधिनियम धारा 205, ठीक है। तो इसको अब हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या बात की गई, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है और थोड़ा सा 10-5 मिनट की और बात है। तो यहाँ पे क्या बात की गई थी, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके, ये आप नोट कर लेना, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अंतर्गत, ठीक है। तो जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं, ठीक है। महिलाओं की हैसियत, मतलब कि महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। हमारा जो देश है वो पितृ प्रधान देश है। आप सभी को पता है कि हमारा जो कंट्री है वो एक पितृ प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम कहीं पे लिखते हैं, कहीं पे आप, यदि आपके नाम के साथ हमेशा पापा का नाम लिखा जाता है, मम्मी का नाम लिखा हो तो चलेगा, नहीं लिखा हो तो चलेगा, लेकिन पापा का नाम होगा। घर में आय की बात हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा पापा की आय को इंक्लूड करते हैं, मम्मी की आय को नहीं इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप लोग यदि अंदाज करना, तो आपके पापा या आप लोग जो भी हो बिल्कुल काम करते हैं, हमारे पापा भी काम करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाके सिर्फ 12 घंटे की काम करते, ठीक है, 12 घंटे का काम करते हैं, वहीं घर में आपकी मम्मी या जो भी घर की मम्मी हैं या दादी हैं, वो लोग क्या करती हैं, सुबह आप लोगों से पहले उठती, हम लोगों से पहले उठती हैं 4 बजे या 5 बजे, ठीक है। सबको खाना खिलाने के बाद रात के 11-12 बजे वो सोती हैं, यानी कि अनलिमिटेड उनका टाइम होता है। वो 24 घंटे में पता नहीं 24 घंटे काम करती रहती हैं, ठीक है। घर का भी काम करती हैं, जितनी भी आप किसान के घर के हो तो आपको पता है कि आपकी मम्मी भी कहीं ना कहीं आपके पापा के साथ हाथ बटाती हैं, और खेत में भी जाती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो खेत में भी जाती हैं, वहाँ भी काम करती हैं, घर का भी आगे काम करती हैं, लेकिन उनको ज़मीन का हकदार नहीं माना जाता है। मैक्सिमम ये माना जाता है कि औरत ज़मीन का क्या करेंगी या महिलाएं ज़मीन का क्या करेंगी, उनकी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो खेतों में क्या कर सके, मतलब उनकी ज़मीन होनी चाहिए खुद की, उनके नाम की ज़मीन होनी चाहिए। हालांकि अब नया कानून आया जिसके बारे में अब हम समझेंगे कि कैसा क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक किसी के साथ अभी हाल ही में जो रवि सिहाग जी थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप उनके जो दृष्टि इंटरव्यू अपलोड करते हैं, मतलब दृष्टि विजन के, वहाँ पे आप देखोगे कि जब उनसे पूछा गया था, वो अपने लिखे थे कि किसान, और किसान में आय लिखे थे, सिर्फ पिता की आय इंक्लूड किए थे। तो उनसे वही तुरंत जो
वहाँ के एग्जामिनर थे वो तुरंत पूछ लिए कि आप मम्मी की आय इंक्लूड क्यों नहीं किए हो। आप वो इंटरव्यू ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा। उन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया था कि मैं गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि जबकि मम्मी पापा के साथ ही या पापा से ज़्यादा ही काम करती है, मुझे इंक्लूड करना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं क्या है, अभी भी हमारे अंदर पितृता और जो पितृ प्रधान की भावना भरी हुई है और उसी के तहत ये सब हो रहा है। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे चैप्टर पे आते हैं। तो क्या हुआ कि मददगार बस के लिए रह जाती है। उनके बारे में ज़मीन, उनके मालिक क्या होते हैं कि मतलब उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, हिंदू औरतों को यानी बात करें तो बेटियों को परिवार की हिस्सा ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों के में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों और बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, बेटियां घर में मतलब ज़मीन नहीं लेती हैं और ले भी ले तो फिर भाई की पक्की दुश्मन। ठीक है, और भाई या उनकी जो भी भाभी वगैरह सबकी वो पक्की दुश्मन हो जाती हैं। इसलिए वो कहती हैं भैया तू ही ज़मीन लिए रहे, वो नहीं लेती। कुछ हैं जो मतलब कानून का ये था कि अधिकार होना चाहिए या तो उनको। हालांकि जहाँ अब पता चला कि ससुराल से ज़मीन नहीं मिल रही है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर वो लड़की कहाँ जाएगी, उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। इसलिए गवर्नमेंट ने जो 2005 में लाई थी योजना, इस योजना का नाम भी याद रखना, हिंदू अधिनियम धारा। ठीक है, 2005, तो इसका भी आप नाम याद रखना। यहाँ पे क्या बात की गई है, यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से क्या होगी कि बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक लड़की का नाम दिया होगा कि सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह क्या करती है कि वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेतों में खेती के काम में माँ के साथ हाथ बटाने जाती थी। ठीक है, उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, उसकी माँ ने क्या किया, पटवारी को बुलाया और कहा कि मेरे बेटों के साथ साथ मेरी बेटियों का भी इस रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया जाए। क्योंकि क्या करती थी कि बेटियां भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी, बिल्कुल बटाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनको नहीं दिया जाता था ये अधिकार। बस ये मान के कि बेटियां तो पराया धन है, उनको जैसे तैसे करके दहेज वगैरह दे के भेज दो, एक बार झंझट खत्म। ठीक है, क्योंकि वो चली जाएंगी, फिर वहाँ उनको मिलेगा जो मिलेगा, यहाँ से कोई वास्ता नहीं है। वास्ता है बट ये ज़मीन वगैरह का कुछ नहीं रहता था और अभी भी नहीं है, कानून आ गया है बट आई थिंक कि ज़्यादा ये नहीं अभी भी है, कोई लड़कियां ज़मीन नहीं लेती हैं। दिन उसके बाद है कि सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। सुधा के पास भी ये था कि चलो मेरे पास यदि ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपना जीवन यापन इसी ज़मीन से कर सकती हूँ। ठीक है, ये कानून सिर्फ इसीलिए लाया गया था क्योंकि क्या होता है, लड़कियों के साथ आपको पता है ससुराल में कितना उनको टॉर्चर किया जाता है और यदि घर से भी उनको बस एक बार विदा करो उसके बाद काम ख़त्म। घर का कोई अधिकार नहीं, मायके में भी और ससुराल में भी नहीं है, और हस्बैंड भी किसी कारण बस यदि ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उस लड़की का जीवन तो नर्क हो जाता है। इसीलिए इन सारी समस्याओं को देखते हुए क्या किया गया था, ये योजना लाई गई थी। देन उसके बाद अब हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बातें दी हुई हैं, जिसमें तक क्या था कि अन्य सार्वजनिक सेवाएं जो है, एक सर्वेक्षण है, इसमें थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला बात करें तो उदाहरण के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। ठीक है, कि कैसे कानून व्यवस्था बनाए रख सकती है, या पुलिस का क्षेत्र के मतलब कहाँ तक दायरा सीमित होता है,
दूसरा, ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में हमने देखा। फिर देखा कि कैसे बेटियों को उनका पूरा हिस्सा मिल सकता है। ठीक है, हमने पुलिस की भूमिका का जो परीक्षण किया। दूसरे, पटवारी की भूमिका, इसके काम का जो विभाग था। अन्य लोगों का निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि किन लोगों मतलब कि लोगों कैसे और इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। हमने क्या किया कि संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। ठीक है, आप सभी ने जो सरकार के द्वारा अन्य विभागों द्वारा दी जा रही जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनको देखा होगा। आपने गांव या क्षेत्र में के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। ठीक है, आप लोग इसमें बताया गया है कि आप लोग ऐसा करिए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन दुकान की समिति, दुकान जैसे बैंक हो गया, पुलिस थाना हो गया, बीज और खाद के लिए कृषि समिति, डाक बंगला हो गया, आंगनबाड़ी हो गई, बालवाड़ी हो गई, सरकारी स्कूल हो गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गई, अस्पताल इत्यादि। ठीक है, ये सारी आपकी सूची में इंक्लूड हो जाएंगी जो सरकार सार्वजनिक सेवाओं का जिनका हम लोगों को भी प्रॉफिट मिलता है। देन उसके बाद है 3 सार्वजनिक सेवाओं द्वारा जानकारी इकट्ठा कीजिए और आप लोग ऐसा कीजिए। इसमें बताया गया है कि कैसे क्या आपके यहाँ इसके अलावा दुग्ध उत्पादन समिति, आंगनबाड़ी, राशन कार्ड, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद, इसके अलावा आप कोई जानते हो तो आप भी इसको मतलब पता करिए और इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या कैसे है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और यदि समझ में नहीं आई है तो एक बार हम फिर कह रहे हैं कि समझ में आई हो तो भी कमेंट करना है और नहीं आई हो जितनी बातें जो भी समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि यदि आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते हो तभी हमको काम करने में और ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, इसलिए आशा करते हैं कि अब आप सभी लोग कमेंट करोगे और अपने सुझाव दोगे या अब जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी वो बताओगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।